गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी सूचना और शेयर करनी है कोरोना वायरस के लिए को लेकर। बहुत जरूरी चीज है वो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से वो बहुत जरूरी सूचना है। कोविड-19 के लिए एक कॉलिशन फॉर प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI नामक एक संगठन का गठन विश्व आर्थिक संगठन जो डावोस में, जो विश्व आर्थिक मंच जो डावोस में जिसका सम्मेलन जनवरी में हुआ था, उसमें यह एक संगठन निर्मित किया गया। संगठन किसने निर्मित किया? टॉप अधिकारियों ने और टॉप कंपनियों के लोगों ने, टॉप प्रशासकों ने। इसका मूल आयोजक कौन है? इसका मूल आयोजक है विश्व आर्थिक मंच डावोस, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये इसके मुख्य आयोजक हैं और कर्ता धर्ता हैं। ये कोविड की या कोरोना की विश्वव्यापी आंधी जो अभी चल रही है, ये जो एकदम ब्लाइंड प्रचार जो अभी चल रहा है, ये उसके पहले ये जनवरी में उस सम्मेलन के दौरान ये संगठन कॉलिशन फॉर प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन नामक संगठन कोविड का मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया गया था। भारत में 30 जनवरी को मरीज आया है पहला। दिसंबर के फर्स्ट वीक में चाइना में वुहान में यह वायरस पकड़ा गया और जनवरी में यह कोएलिशन बना। किसके नेतृत्व में बना? विश्व आर्थिक मंच डावोस और बिल गेट और उनकी पत्नी के नाम से जो फाउंडेशन है उसने इसको निर्मित किया। अब जैसा कि हिंदी में एक बहुत ही मजाक चलने के लिए मीडिया में अमित शाह की वजह से, अब इसकी क्रोनोलॉजी देखें। क्रोनोलॉजी क्या है इसकी? उसी सम्मेलन में कोवैक्सीन के नाम से एक घोषणा की जाती है उस ग्रुप की तरफ से, और जब यह घोषणा की जाती है उसके ठीक एक सप्ताह के बाद यानी 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन या WTO सारी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। और जिस समय 30 जनवरी को सारी दुनिया के लिए हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उस समय चीन में कंफर्म केस थे 150 कोरोना के। कितने केस थे? सॉरी, चीन के बाहर कंफर्म केस थे 150। वुहान के डिटेल्स लोग नहीं जानते थे। और जो चीन के बाहर जो 150 केस थे उनमें सिर्फ 6 केस थे अमेरिका में। लेकिन WTO ने सारी दुनिया के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को घोषणा करने के एक सप्ताह पहले कोविड-19 के लिए एक बाकायदा एक साझा मंच और उसकी तरफ से एक दवा की भी घोषणा की गई कि यह दवा हम लाने वाले हैं। और 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को या कोरोना को एक महामारी डिक्लेयर कर दिया। मैं एक पोस्ट लिख चुका हूं इस पर पहले कि महामारी ऐसे घोषित नहीं होती जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। महामारी का नियम यह है कि कम से कम 10% से अधिक या 10% जनता सीधे सीधे जब तक उसकी चपेट में ना आए तब तक आप महामारी घोषित नहीं कर सकते।
आप डाटा उठाइए, अमेरिका में जो पॉपुलेशन है और अमेरिका में जो अभी प्रभावित लोग हैं, इटली में जो पॉपुलेशन है और जो प्रभावित लोग हैं कोरोना के, क्वारंटाइन वाले नहीं, कोरोना से जो प्रभावित लोग हैं, चाइना में जो पॉपुलेशन है उससे जो प्रभावित लोग हैं, भारत में जो पॉपुलेशन है उससे जो प्रभावित लोग हैं कोरोना से, यूनाइटेड नेशन का यह डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है कि महामारी तभी घोषित होगी जब आबादी का 10% हिस्सा उससे प्रभावित हो, 10% या उससे ज्यादा हिस्सा प्रभावित हो। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने तो घोषणा कर दी। क्यों? डब्ल्यूटीओ ये क्राइटेरिया को नहीं जानता? मेरा जैसा एक सामान्य सा आदमी इस बात को जानता है, डब्ल्यूटीओ नहीं जानता। इसका मतलब कोई बड़ी चीज चल रही है, इस पूरे प्रसंग में कोई बड़ी चीज चल रही है। एक तरफ वह अमेरिका, उसकी दक्षिणपंथी राजनीति, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट घराने और उनकी पॉलिटिक्स। और खासतौर पर वैक्सीन और उसकी पॉलिटिक्स। हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हाँ, वो मुझे एक दिन समझा रहे थे कि देखिए जगदीश्वर जी, ऑस्ट्रेलिया में इस वैक्सीन के इलाज का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं जानता नहीं था, तो मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहा कि मैं खोज करता हूं कौन कर रहा है इस काम को, क्यों कर रहे हैं वो लोग। अचानक इतनी सदाशयता कहां से पैदा हो गई कि अचानक लोग अपने आप वैक्सीन के लिए खर्चा करने लगे? कोई तो वजह होगी। मैंने सर्च करना शुरू किया, तमाम जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च हैं, उनको देखना शुरू, खंगालना शुरू किया। मेरा टाइम पास हो रहा है इसमें। मैं जो अभी लॉकडाउन में बंद हूँ घर में, और मैं ईमानदारी से भारत सरकार के आदेश का पालन कर रहा हूँ, उसका मैं फायदा उठा रहा हूँ कि मैं उसे नॉलेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने में। तो क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो सो कॉल्ड इस वायरस पर रिसर्च, वो क्वींसलैंड का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसके बारे में वैक्सीन की रिसर्च कर रहा है, वो उसी कोएलिशन का हिस्सा है जिस कोएलिशन का मैंने अभी आपसे जिक्र किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई जो लाइन है, थिंकिंग है, वो क्या है कि ये जो CEPI जो कोएलिशन जो बना है, उस कोएलिशन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सारी दुनिया का वैक्सीनेशन किया जाए। और इस वैक्सीनेशन से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये समझ लीजिए पहले। क्वींसलैंड ने इस बात को अंडरलाइन किया, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने इस बात को अंडरलाइन किया कि वे जो रिसर्च कर रहे हैं अपने यहां, वह रिसर्च उस जो कोएलिशन बना बिल गेट के प्रायोजन में, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जो हो रही रिसर्च है वो उसका हिस्सा है। यह बात उन्होंने 23 जनवरी को अपने बयान जारी करके पुष्ट की। अच्छा, यह बात भी तो कही जा सकती थी जो अभी कही जा रही है। मैंने एक मैसेज दिया था लोगों को, जो वुहान से ही किसी व्यक्ति ने भेजा था, और ये जो हमारे एक दोस्त हैं जो अभी फेसबुक लाइव में, कमल सांगवान, इन्होंने भेजा था, और मैं ये मान के इनकी मैसेज को शेयर किया था कि ये भरोसे के आदमी है, झूठ नहीं बोलते। तो कोरोना से लड़ने के लिए सामान्य विधियों की और सामान्य दवाओं की जरूरत थी। सामान्य से प्रिपरेशन से, सामान्य सी सावधानी से इससे बचा जा सकता है, इसके खतरे से निपटा जा सकता है। इसे कम्युनिकेट करने की बजाय एक पूरी दुनिया में पैनिक और दहशत का माहौल बनाया गया। दहशत में भी उसकी गिरफ्त में है।
और इस काम में ये जो कोalition बना है, इस काम में अमेरिका की भी सरकारी संस्थाएं अब कोalition में शामिल हो गई हैं। तो जाहिर है कि अब अगर वैक्सीनेशन का पूरी दुनिया में अभियान चलना है तो उसको वैधता प्रदान करने के लिए सारी दुनिया में एक फियर और पैनिक तो तैयार करना चाहिए। बिना फियर और पैनिक के आप सारी दुनिया का वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन कोई नहीं कराए तो क्या उसे आप मारेंगे, जबरदस्ती करेंगे? जी, अब उत्पीड़न शुरू होगा। और ये जो फियर क्रिएट किया गया है, ये जो पैनिक क्रिएट किया गया है, इसने कई देशों में तो मार्शल लॉ लग गया है, कई देशों में इमरजेंसी लग गई है, कई देशों में सारे के सारे सीधे नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए हैं। हमारे कम से कम देश में सरकार ने इतनी इज्जत रखी है हम सब लोगों की, तमाम मूर्खताओं के बावजूद यहां पर इमरजेंसी नहीं लगाई गई। डर था लेकिन नहीं लगाई गई। क्या कर लेते हम लोग? अगर सरकार इमरजेंसी लगा देती और हमें बोलने न देती तो क्या कर लेते हम लोग? अनेक देशों में ये हो रहा है। तो पैनिक और फियर का एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया जा रहा था, आप कम से कम मेरी एक बात जरूर मान लीजिए। आप प्लीज, आप खूब मोदी का विरोध कीजिएगा जैसे मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी दूसरी तरफ हटके भी देख लिया करिए। मैंने भी इस बात को किया है, मैं उसे करेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को लगातार रियलाइज कर रहा हूं कि आखिर मोदी ने घंटा बजाने वाली बात क्यों कही। फियर से ध्यान हटाने के लिए एक तो वह तरीका है जिसकी की व्याख्या हम लोगों ने की कि वह अंधविश्वास है। हो सकता है कि वह अंधविश्वास हो, लेकिन हो सकता है, जैसा कि डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कहता है, हो सकता है कि वह अंधविश्वास न हो। फियर की साइकोलॉजी से लोगों को निकालने के लिए वह मेथड अपनाया हो पीएम ने। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिन लोगों ने शंख घंटा घड़ियाल बजाए, चाहे उनकी इंटेंशन कुछ भी रही हो, लेकिन कम से कम एक चीज साफ थी कि उनके अंदर फियर नहीं था। तो कोरोना के कैंपेन का एक साइड इफेक्ट यह है कि वहां फियर और पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो क्या सरकारों की और नेताओं की यह जरूरत नहीं है कि वो फियर और पैनिक क्रिएट न करें? हर चीज का मूल्य निर्णय नहीं किया जाना चाहिए जल्दी से। सरकार की कोशिश हो कि वो अंधविश्वासों में न फंसे, लेकिन सरकार की यह भी कोशिश हो कि वो फियर क्रिएट ना होने दे। बाई चांस की बात थी, जो मेथड अपनाया गया उसमें डबल मार थी, उसमें अंधविश्वास का खतरा भी था और है, और उसमें फियर से निकलने का भी मेथड है। तो भारत के लोगों को कम से कम इस बात के लिए तो धन्यवाद दीजिए कि वे घबराए नहीं, वो भय के आतंक में से प्रभावित नहीं हुए। वो बहुत रिएक्शनरी लोग हो सकते हैं, मैं इसको, लेकिन मैं इसे एक डायलेक्टिक्स की पद्धति के हिसाब से मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसमें अंधविश्वास था या अंधविश्वास नहीं था, दोनों में कोई कौन सी चीज हो सकती है। तो दोनों ही चीजें देखी जानी चाहिए। आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, ये जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट का जो सजेशन है, वह सजेशन पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने बाकायदा ये सजेस्ट किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिंपल फार्मूले की जरूरत है। उसमें खाली रिकवरी से संबंधित, जो यानी व्यक्ति तेजी से रिकवर करे, उससे संबंधित चीजों को जोड़ दिया जाना चाहिए। यानी लोग घर में रहें, हाथ धोएं, गर्म पानी पिएं, शारीरिक दूरी रखें। अगर कोई प्रभावित हो गया है तो वो कैसे उससे रिकवर करे, इससे जुड़ी हुई मेडिकल जानकारियां उसमें जोड़ी जानी चाहिए।
जो कि हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन हुआ यह कि जनमाध्यमों ने एक पैनिक क्रिएट किया, और जाहिर है उस पैनिक का दुष्परिणाम भारत में हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग घरों से निकल पड़े अपने डर के मारे। हमने देखा ही नहीं कि वो क्यों डर रहे हैं। हमने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि कोरोना के कैंपेन ने लोगों के बीच में पैनिक और फियर क्रिएट किया है। कोरोना से निकलने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए फियर और पैनिक से निकलना बेहद जरूरी है, और समाज को इससे निकालना बेहद जरूरी है। हम कैसे रूटीन में जिंदगी जिएंगे, हमारी दैनंदिन जिंदगी अभी कोरोना के बाद में वैसी नहीं होगी जैसे कोरोना के पहले थी। अभी बहुत दिन तक आपको मास्क लगाए रखना होगा। अभी बहुत दिन तक सामान्य स्थिति होने पर भी आपको लगातार यह कोशिश करनी होगी कि आप उन नियमों का पालन करें जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। काम करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। और सबसे बड़ा जो कष्ट है, जो खतरा है, कोरोना से अब गया, कोरोना अब नहीं है। कोरोना अब चुनौती कम है, लेकिन जो आर्थिक चुनौती है वो बहुत बड़ी है। जो सामाजिक विध्वंस हुआ है इस कोरोना के पैनिक के जरिए, सारी दुनिया में जो पूरी की पूरी गरीबों की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। अब गरीबी किस स्तर पर पहुंची होगी सारी दुनिया में। सारी दुनिया में लॉकडाउन है, ध्यान रखिएगा। इस लॉकडाउन से अंबानी के ऊपर, अमीरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी देर समय पेंशन मिल जाएगी। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं लोग, जो नौकरी से निकाल दिए गए हैं लोग, जो एकदम आक्रांत हैं, जिनके पास में खाने को कुछ नहीं है, जो तमाम किस्म की बीमारियों से आक्रांत है, जिनके पास में इलाज के लिए पैसे नहीं है, जो कोरोना की मुहिम को चलाने के पीछे कहीं कहीं सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में बड़े पैमाने पर आर्थिक शक्ति संतुलन को फिर एक सिरे से रौंद कर अमीरों के पक्ष में खड़ा करने की कोई कोशिश तो नहीं है। मुझे लगता है कि कोशिश है, क्योंकि इसमें सिर्फ बड़े खिलाड़ी, जिनके पास पैसा है, मझोला व्यापारी, मझोला उद्योगपति, वो तो तबाह हो गया। बचाएगा कौन? बचेगा वही जो बिग हाउसेस हैं। कोरोना का एक दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट है कि कोरोना के दौर में और कोरोना के प्रभाव की वजह से बड़े पैमाने पर पूंजी का केंद्रीकरण चंद हाथों में और बढ़ेगा। इस पूंजी के केंद्रीकरण को कैसे रोका जाए, और जब पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ेगा तो मानवाधिकारों का हनन भी होगा, उन पर हमले होंगे। और ये जो जीने का अधिकार है ना, अब तो वह दांव पर लगा हुआ है। जो पिछले दिनों में 4 करोड़ के करीब लोगों की जो नौकरी चली गई है, अब आप सोचिए उनकी नौकरी कैसे वापस आएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इससे आप उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाएं। कल एक बैंक ने अपने मैनेजर को, 2 सर्कुलर हैं, बैंक ने अपने मैनेजरों को चिट्ठी लिखी कि आप जिस बिल्डिंग में बैंक की ब्रांच चला रहे हैं, आप अपनी बैंक के बिल्डिंग के मालिक से कहिए कि वो हमसे अब जब तक ये लॉकडाउन रहता है तब तक का भाड़ा न लें। बैंक कह रही है कि मैनेजर को आदेश दिया गया है कि वो अपने बिल्डिंग के मालिक से कहे कि वो हमसे भाड़ा न ले। बैंक का नाम है मुथ्थू बैंक। और वो कह रही है कि हम बिजनेस के लिए
हम मुनाफे के लिए बैंक नहीं चलाते। सो जो हमारे घर के मालिक हैं वे हमसे भाड़ा न लें, क्योंकि पीएम ने भाड़ा न लेने का अनुरोध किया है। कमाल है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं भारत में एक बड़ा हिस्सा है जो कि बैंक के या इस तरह की कंपनियों को भाड़े पर देकर ही अपना गुजारा करता है। अपनी बिल्डिंग का एक हिस्सा दे दिया, उसमें बैंक चल रही है, बैंक की ब्रांच चल रही है, उससे जो उनको भाड़ा मिलता है उससे उनका परिवार चल रहा है। एक और एचडीएफसी बैंक जो टॉप बैंक है हिंदुस्तान की, और खासतौर पर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन बैंक मानी जाती है, जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खड़ा किया, जिसके हाथ में बंबई का 60% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। एचडीएफसी बैंक ने एडवाइजरी जारी की है उन लोगों के लिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक से पैसा लेते रहे हैं, लोन लेते रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने क्या एडवाइजरी जारी की है ठेकेदारों के लिए, बिल्डर्स के लिए जो वहां से पैसा लेते रहे हैं? वो एडवाइजरी ये जारी किया है कि आप जिन प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जो बिल्डिंगें आपने बना दी हैं हमसे पैसा लेके, उन प्रोजेक्ट में, उन फ्लैट्स को, उन बिल्डिंग्स को 25% तक आप लागत मूल्य कम करके उन्हें बेच दीजिए। जितना जल्दी हो सके बेच के इस धंधे से बाहर निकल जाइए। यह एडवाइजरी किसने जारी की है? हिंदुस्तान की टॉप एचडीएफसी बैंक, जो टॉप कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही पैसा निवेश करके कंस्ट्रक्शन के लिए ही अलग से एक सेपरेट बैंक खड़ी कर दी थी। आप पैनिक की कल्पना कीजिए कि आने वाला समय भारत के लिए कितना खतरनाक और कितना दुखदाई होगा। मैं मोदी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो बाकायदा सीधे ये जो बैंक इस तरह का पैनिक क्रिएट कर रही है ये, और दबाव पैदा करे कि वो इस तरह की बकवास बंद करें। अब जाहिर है कि एचडीएफसी बैंक अगर ये एडवाइजरी जारी कर रही है उन बिल्डरों के लिए जिन्होंने पैसे उससे लोन लिए हैं कि आप 25% कम में वो बिल्डिंग बेच दें, तो जाहिर है कि दूसरी बैंकों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और बैंकिंग सेक्टर में एक नई इल्लत शुरू होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मीडिया आपको सूचनाएं नहीं दे रहा है। ये सबकी खबर लेंगे और सबकी खबर देंगे। ये जो सबकी खबर लेने वाले थे, अभी स्थिति यह है कि वे खाली अपने कल्पना लोक में खोए हुए हैं। क्यों नहीं निकलते वो कल्पना लोक से बाहर? कोई तो वजह है। एक वजह है वो ये कि कोरोना से लड़ने के लिए झूठ से लड़ना, और वह भी सामाजिक झूठ से लड़ना, आर्थिक झूठ से लड़ना, जो कि सामाजिक आर्थिक सच्चाई हमारे सामने है, उससे आंखें चुराना उनकी आदत बन चुकी है। नहीं, हर स्तर पर जो ये झूठ का खेल है, जो डाटा नहीं लिखना, कल की बंगाल की एक घटना है जिसका कि लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, मुझे एक इलाके में, कलकत्ते में, अचानक एक कब्रिस्तान में एक गाड़ी आती है और वहां से कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं। उसमें सरकारी लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, और वो कब्रिस्तान में कब्र खोदते हैं और उसमें फिर मुर्दे डाल देते हैं और पूरे फिर कब्रिस्तान को सैनिटाइज करते हैं। सब लोग जानते हैं कि कब्रिस्तान में जब भी मुसलमान कभी कोई मुर्दा लेके आते हैं तो वो 2-1 लोग नहीं आते, भीड़ आती है, 25, 50, 100, 200, 400 लोग आते हैं। तो आसपास के लोग जो कब्रिस्तान के आसपास रहते हैं वो लोग अलर्ट हो गए, हल्ला करने लगे। देखा तो वहां पर मुर्दे को दफन करते हुए जो लोग थे वो सरकारी थे, वर्दी वाले थे।
गुमनाम तरीके से कोरोना के मुर्दों को दफन नहीं किया जाना चाहिए। दिक्कत होगी। कई राज्यों में ऐसी कमेटियां बना दी गई हैं कि अगर कोई पेशेंट आए तो डॉक्टर तत्काल उसको कैटेगराइज नहीं करता है, तत्काल भर्ती नहीं करता है। कहा जाता है, जैसा कि बंगाल में चल रहा है, कहा जाता है और भी जगह यह चीज चल रही है कि अभी हम पूछते हैं। तो एक राज्य स्तर की कमेटी बनाई हुई है, वो तय करती है कि अब ये जो मरीज आ गया है, इस मरीज को कोरोना की कैटेगरी में रखा जाए या हार्ट पेशेंट की कैटेगरी में रखा जाए, इसे एडमिशन दिया जाए कि न दिया जाए। ये कौन सा तरीका है? ये इलाज का कौन सा तरीका है? अरे इलेक्शन जीतना ही इतना महत्वपूर्ण है? हिंदुस्तान में वोट की राजनीति और यह प्रूव करना इतना महत्वपूर्ण है कि आपके यहां कितने कम मरीज आए, कितने कम लोग मरे? मैं कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो, मैं तो घर से आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुमने क्या देखा? तो बोला कि जगदीश्वर, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं जितनी बार भी घर से निकल के गया हूं, मैं 10 बजे 11 बजे या 12 बजे जब भी निकल के गया हूं, मैं कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उस समय मुर्दे जाते हुए न देखे हों। मुझे मालूम नहीं है ये मुर्दे किसके हैं। सो प्लीज, कोरोना की पेशेंट की एंट्री होनी चाहिए। कोरोना से जो प्रभावित लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनके एडमिशन होने चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। कोरोना अगर किसी कर्मचारी को हो गया है तो इस आधार पर, किसी हेल्थ कर्मचारी को हो गया है तो इस आधार पर हॉस्पिटल बंद करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जो कि बॉम्बे में हुआ है। हॉस्पिटल इलाज के लिए, बंद करने के लिए नहीं है। सो कोरोना को लेकर एक खास तरह का जो पाखंड है, जो झूठ है, जो छल छद्म है, वो छल छद्म रुकना चाहिए। कोरोना से आप तभी लड़ सकते हैं जब आप ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ में इलाज करें, ईमानदारी से डाटा रखें। यह हमारे लिए अपमान की बात नहीं है। हम इलेक्शन नहीं हारेंगे, हम जनता में लड़ाई नहीं हारेंगे अगर हम डाटा बता देंगे सही सही। सच बताने से आप लड़ाई जीतते हैं, लड़ाई हारते नहीं हैं। यह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोरोना के डाटा सही सही दर्ज हों और सही सही पब्लिश हों। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना के बारे में जो हेल्थ ब्रीफिंग डेली देती है, वो सही हेल्थ ब्रीफिंग होनी चाहिए। वो मैनिपुलेटिव हेल्थ ब्रीफिंग आ रही है अभी तक, वो मैनिपुलेटिव हेल्थ ब्रीफिंग बंद होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं, सही सही चीजें जानना चाहते हैं, और सही चीज जानने का हमारा हक है। हम सरकार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद तो तब करेंगे जब हम सच जानेंगे, मदद तब करेंगे जब हम सच बताया जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए सच का दर्ज होना, सच को देखना और सच को बताना बेहद जरूरी है। हर तरह का मैनिपुलेशन इसमें नुकसानदेह है, हर तरह का मैनिपुलेशन नुकसानदेह है। इसलिए प्लीज, कोरोना को लेकर मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। कोरोना के इलाज को लेकर, उसकी दवाओं को लेकर भी झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।